बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं नहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने पोलियो और ह्यूमन और एनिमल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ प्लांट डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन पर्टिकुलर वायरसेस के अंदर आने वाली कुछ मॉडिफिकेशंस और उनसे प्रोड्यूस होने वाली सम एवोल्यूशनरी चेंजेस को भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 पहली डिजीज़ पढ़ रहे हैं प्लांट की, दैट इज कॉल्ड एज लीफ कर्ल डिजीज़, एब्रिविएटेड बाय CLCUD। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है, यानी कि आपको इसके सबसे ज़्यादा विक्टिम्स या मुतासिर पौधे हमारे ही कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो ये 5 बिगोमो वायरसेस का एक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे ये मेरे पास एक वायरस हो या मेरे पास इसके कॉम्प्लेक्स वायरसेस अटैक कर दें, सारे के सारे मोर और लेस सिमिलर सिम्टम्स ही डेवलप करते हैं। तो ये एक स्टार बात है या एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनमें से कोई भी वायरस या सारे वायरसेस मिलके एक जैसे ही सिम्टम डेवलप करते हैं। जाहिर है अगर वायरस है तो इसका कोई ना कोई ट्रांसमिटिंग एजेंट भी होगा। तो इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, लुक एट दिस वेरी यू कैन से पिक्चर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, एक वाइट फ्लाई दैट इज कॉल्ड एज बेमिसिया टबैकी। ये जो बेमिसिया टबैकी है, जाहिर है ये एक इंसेक्ट है और यही बेसिकली जब फीड करता है हेल्दी प्लांट्स के ऊपर आफ्टर फीडिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, तो ये ट्रांसमिट कर देता है वायरसेस को इन द होल क्रॉप। सिम्टम क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? जब हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को इनोकुलेशन देते हैं बाय मींस ऑफ दीज पर्टिकुलर वायरसेस, तो तकरीबन आफ्टर 2 to 3 वीक इसमें सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि डीप डाउनवर्ड कपिंग। लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लीफ के अंदर डाउनवर्ड साइड पे एक कर्व, एक गड़ा प्रोड्यूस हो गया है। कि जो गड़ा है इट इज़ कॉल्ड एज अ कपिंग। ठीक है, ये यंग लीफ में स्टार्ट हो जाती है और जो वक्त गुजरता है ये आहिस्ता 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 कप का साइज है वो बड़ा होता चला जाता है। बात आगे बढ़ती है, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो कर्लिंग है ये स्वेलिंग ऑफ मार्जिन्स की तरफ चली जाती है, यानी कि जो मार्जिन्स होते हैं वो स्वेल करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता 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 इसकी जो वेन्स है वो डार्क होना शुरू हो जाती हैं और उनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म की आउट ग्रोथ्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये इन्हें हम इनेशंस बोलते हैं। ये इनेशंस जो थी वो हमारे प्रिमिटिव प्लांट जैसे कि राइनिया था उसके ऊपर ग्रो करने वाले छोटे छोटे से स्मॉल स्केली लीव्स की तरह से अपीयर होती है, राइट। तो इन स्केली अपीयरेंसेस को हम लोग इनेशंस का नाम देते हैं। आपकी फर्दर सहूलत के लिए लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, आपको यहाँ पे लीव्स के ऊपर इनेशंस ग्रो हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो हमारे पास डिजीज़ है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से हमारे पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा एनुअल लॉस होता है हमारी क्रॉप्स का। भाई ज़ाहिर जब हमारा लीफ कर्लिंग का शिकार हो जाएगा तो वो वाले प्रोसेसेस या वो वाले एंजाइम्स जो पहले प्लांट की फेवर में काम कर रहे थे वो एंजाइम्स अब इस वायरस के लिए काम कर रहे होंगे, तो दे विल नॉट परफॉर्म द एक्चुअल फंक्शन। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को देखें तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये सिर्फ पंजाब की एक एरिया में कितना ज़्यादा हमें एनुअल लॉस कर रहे हैं। तो आप इस पर्टिकुलर लॉस को ज़रा अपने माइंड में रखें, इसे जगह दें। और तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर पे, दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रायॉन्स और प्रियॉन्स। यस माय डियर वायरोलॉजिस्ट्स, हम इस वक्त चूँकि वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी से वायरोलॉजिस्ट का नाम दे दिया है। द स्टूडेंट्स और द डॉक्टर्स और द रिसर्चर्स हु परटेन or who are concerned with the study of viruses are called as virologist.
तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि हम वायरसेस की कुछ एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से जो पहली एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन है मेरे अपने व्यू पॉइंट में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रायॉन्स और प्रियॉन्स। ये जो हमारे पास प्रियॉन्स हैं, इनके बारे में जो आइडिया था वो हमें एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने दिया। हिज नेम वाज स्टैनले प्रसिनर। दिस पर्टिकुलर स्टैनले प्रसिनर was basically of the view कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम वायरसेस बोलते हैं या जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन और डीएनए के बने हुए ही हों। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एलोन आरएनए या एलोन प्रोटीन में डिजीज़ कॉज कर सकती है। और इसी फाइंडिंग के ऊपर कि उसने नॉट ओनली इस पर्टिकुलर आइडिया को, नोबेल आइडिया को प्रेजेंट किया, बल्कि उसने फिर इसके लिए एक जो फील्ड थी या राह थी वो हमवार की और फिर रिसर्च से कंक्लूजन से बात बताई। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए और डीएनए एंड प्रोटीन हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एलोन डीएनए या आरएनए के फ्रेगमेंट्स और प्रोटीन में डिजीज़ कॉज कर सकती है। और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि खाली प्रोटीन के जो यू कैन से पॉलीपेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन के जो फिलामेंट्स हैं वो भी क्या कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ का कॉज कर सकते हैं। रिमेंबर, जब मेरी बात यहाँ पे लिखी है कि ये प्रोटीन फिलामेंट्स, इसका मतलब है कि इस वाले केस में देयर इज़ नो डीएनए, देयर इज़ नो आरएनए, इट इज़ जस्ट प्रोटीन। तो आइडिया आपको समझ आया कि अब वो प्रोटीन की खाली बात कर रहा है, वो ना तो डीएनए की बात कर रहा है और ना ही आरएनए की बात कर रहा है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये करती क्या हैं? ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज करती है। इसका क्या मतलब होगा कि डे बाय डे इसका कंट्रोल अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर, ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल पूरी बॉडी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। देयरफॉर वी कॉल इट एज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। हम लोग जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि ये जो हमारी प्रोटीन्स हैं ये नॉर्मल प्रोटीन्स की मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म के ब्रेन में से प्रोटीन्स को आइसोलेट करूं या उसके स्टेम सेल में से प्रोटीन्स को आइसोलेट करूं और फिर मैं उसे किसी ऐसे पर्सन के न्यूरॉन्स या स्टेम सेल से कंपेयर करूं कि जो इस डिजीज़ का शिकार है, तो मुझे दोनों की प्रोटीन कंपोजिशन में फ़र्क नज़र आता है। ये जो डिफरेंस है ये हमें बता रहा होता है कि येस, इट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन और हमारी नॉर्मल प्रोटीन दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे वो हमारा बहुत छोटा सा बेबी ही क्यों ना हो, हम आमतौर पे उसके इंक्यूबेटर के ऊपर हम हल्की सी यूवी लाइट लगा देते हैं। तो वो जो यूवी लाइट होती है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ की वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होती है, जैसे कि आप इस इंक्यूबेटर को देख भी सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इन पर्टिकुलर प्रियॉन्स को कोशिश की कि हमारे यूवी लाइट से ठीक करें, तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। आपको पता है इसकी रीज़न या लॉजिक भी यही होती है कि जो यूवी लाइट्स हैं वो बेसिकली हमारे डीएनए और आरएनए को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो प्रोटीन को कम अफेक्ट करती हैं। तो जाहिर है ये तो बने ही प्रोटीन पार्टिकल्स प्रोटीन के बने हुए थे, तो जब प्रोटीन के बने हुए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली उनके ऊपर यूवी का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा बात को गौर से देखें कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें किन किन एरियाज़ के ऊपर ये वाली मॉडिफाइड या एबनॉर्मल प्रोटीन्स नज़र आई। आपको पता है कि हम जब प्रोटीन के यू कैन से बनने की बात करते हैं तो हम उसे नाम बोलते हैं एक्सप्रेशन, कि ये वाली प्रोटीन्स हमें कहाँ कहाँ बनी हुई नजर आई। तो आंसर है ऑन द स्टेम सेल्स। यानी कि अगर मैं बोन मैरो पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे स्टेम सेल्स के ऊपर ये वाले फिलामेंट्स नज़र आए। इसके अलावा वो वाले सेल्स के जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, उन न्यूरॉन्स के अंदर मुझे ये वाली प्रोटीन्स नज़र आई। और आपको पता है कि वो वाले सेल्स जो यू कैन से कि न्यूरॉन्स में डेवलप होती हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं मैचुरेशन ऑफ बोन का प्रोसेस, राइट। तो ये प्रोसेस जाहिर है एबनॉर्मल होगा, तो मैचुरेशन ऑफ बोन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेम सेल के लेवल पर भी और न्यूरोनल लेवल के ऊपर जाके भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अफेक्ट करती है। इसकी जो केसेस सबसे पहले रिपोर्ट हुए, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बात को गौर सुनिएगा, बड़ी ध्यानपूर्ण बात यह है कि 1732
1732, आज हम 2032 से करीब पहुंचने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी 100 साल पहले की रिपोर्टेड डिजीज़ है ये, और इस डिजीज़ का नाम था स्क्रैपी। आपको पता है स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ पे खारिश करना। तो ये जो हमारे पास स्क्रैपी थी, इस वाले केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई हार्ड जो ऑब्जेक्ट है उसे फाइंड करता है और उससे अपनी बॉडी को, अपने सर को रगड़ना शुरू कर देता है। तो दैट वे डिजीज इज कॉल्ड एज स्क्रैपी। और ये जो स्क्रैपी है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती थी शीप के, गोट्स के और काउ के। जो लेटेस्ट वन आजकल हम रिपोर्ट कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज आर इवन मच मोर रिलायबल एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैड काउ। हालांकि स्क्रैपी का और मैड काउ का एक सिम्टम कॉमन है एंड दैट वेरी कॉमन सिम्टम इज कॉल्ड एज स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तो इन दोनों के अंदर जो सिम्टम है वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन जो मोर प्रिमिटिव डिजीज है वो स्क्रैपी ही है। अगर अब आप इसके कॉज की बात करते हैं तो इट इज़ ड्यू टू अनहेल्दी इनटेक ऑफ फूड। कॉमन सेंस है कि जाहिर है वायरस है या प्रियॉन है तो इसका कोई ना कोई सोर्स भी होगा। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड है तो ये कॉन्टेजियस है, ये उसकी टेकन फूड से दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड में जा सकता है। आई मीन टू से इट इज कॉन्टेजियस, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैल सकती है। फिर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने लिखी है आप लोगों के लिए कि ये प्लेसेंटा से न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि जब इन पर्टिकुलर शीप्स और गॉट्स और कॉज के यहाँ बर्थ का प्रोसेस होता है तो उसमें जो मदर की बॉडी पे प्रेजेंट वायरसेस हैं, जब वो बेबी के ब्लड से कांटेक्ट में आते हैं तो उसके रिजल्ट में बेबी को ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाली बीमारी पूरे हर्ड में फैल जाती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ अर्ली बेसिस, अर्ली रिसर्च और उसका नॉलेज रिगार्डिंग द प्रियॉन्स। अब देखना ये है कि क्या इंसानों के अंदर भी कोई ऐसी बीमारी रिपोर्टेड है कि जो प्रियॉन्स की वजह से है, मीन्स प्रोटीन पार्टिकल्स की वजह से, और उसमें डीएनए और आरएनए का कोई रोल नहीं है। तो आंसर ये है कि आपकी बुक ने हमें 4 डिजीजेस के बारे में बताया है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज CJD। इट स्टैंड्स फॉर क्रुट्ज़फेल्ड-याकोब डिजीज। क्रुट्ज़फेल्ड-याकोब डिजीज, राइट। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। पहली बात यह है कि ये एक फैटल डिजीज आहिस्ता आहिस्ता बंदे की जान ले ही लेती है। देन इसकी जो सबसे बड़ी यू कैन से सिम्टम है वो है मेमोरी प्रॉब्लम। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चीज़ों को याद रखने की और चीज़ों को मेमोराइज करने की जो एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। प्लस बिहेवियर, इसके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसका बिहेवियर ज़्यादातर पर यही होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म भी दूसरों से कट के रहना, आइसोलेट होके रहना और अजीबोगरीब किस्म के बिहेवियर, जैसे कि मेरे सर को पकड़ के ये फील करना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हेड, इस किस्म के बिहेवियर जो बिहेवियरल चेंजेस है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा हमें विजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑर्गेनिजम्स को सही नज़र नहीं आता, उसको फोकस करने पे प्रॉब्लम होती है और वो ब्लर्ड विजन और जिसे हम लोग बोलते हैं कि डबल विजन, इस तरह के केसेस, या जो हमारी आइज़ हैं दे बिगिन टू ट्विच एंड दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद वन अनदर, इस तरह की प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाती हैं। और जाहिर है इसकी कॉज जो है वो पुअर कोऑर्डिनेशन ही हो सकती है। आगे हम चलते हैं डिजीज नंबर 2 की तरफ। इट इज कॉल्ड एज GSS। इट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। अब जरा गौर से सुनिएगा। इट इज कॉल्ड एज गर्स्टमैन स्ट्रसलर स्काइंकर सिंड्रोम। गर्स्टमैन स्ट्रसलर स्काइंकर सिंड्रोम, राइट। इस वाले केस में भी क्या होता है कि ये एक रेयर डिजीज है, थैंक्स गॉड एक रेयर डिजीज है, लेकिन ये भी ब्रेन का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉज करती है। इस वाले केस में भी सबसे पहली क्या है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि जब मैं चल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मेरी हाथों की मूवमेंट में और मेरी आइज़ की मूवमेंट में और मेरी आप लोगों से कम्युनिकेशन में एक रब्त है। या जब मैं चलना चाहता हूँ तो मेरी चाल के अंदर एक स्टडी, यू कैन से कि एक फ्लो पाया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस वाले केस में ऑर्गेनिज्म ईदर ही इज लीनिंग फॉरवर्ड और ही इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ जर्की मूवमेंट्स। तो ये जो हम लोगों को चीज़ नज़र आती हैं ये हमें इस GSS मीन्स गर्स्टमैन स्ट्रसलर स्काइंकर सिंड्रोम में नजर आएंगी। और यहाँ पे डिमेंशिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर है
चीज़ है जिसने शायद इंसान को खलीफतुल्लाह भी बनाया है कि वो चीज़ों को याद रख सकता है और चीज़ों को आगे कन्वे कर सकता है। ये वाली एबिलिटी इस ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। डिमेंशिया मीन्स भूलने की बीमारी हो सकती है। जैसे मैंने बोला था, अनस्टेडी गेट, इसकी चाल खराब हो जाती है, राइट। इसका अपनी चाल के ऊपर जो कंट्रोल है वो खराब हो जाता है। थर्ड डिजीज दैट इज गिवन इन योर बुक, इट इज कॉल्ड एज FFI। इट स्टैंड्स फॉर फैटल फेमिलियल इंसोम्निया। पहली बात तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय इंसोम्निया। इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को नींद नहीं आती। नींद का ना आना कहलाता है इंसोम्निया। और फैटल का मतलब यह इंसान कब तक नहीं सोएगा। आपको पता है कि जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लीप हमारी बॉडी के बहुत से जो लॉसेस हैं वो रिपेयर होते हैं और हमारी बॉडी में आने वाले एरर्स रेक्टिफाई होते चले जाते हैं। इवन अता काशिम में जो फरमाते हैं ना कि वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आरामदेह बनाया है ताकि आपकी बॉडी जब रेस्ट में आ जाए। लेकिन जब एक इंसान को नींद नहीं आएगी तो वो डेफिनेटली उसकी बॉडी में ऐसी यू कैन से प्रोटीन्स और इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसकी ब्रेन को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये डिजीज़ अनफॉर्चुनेटली फैमिलियल है, ये नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल हो सकती है। इंसोम्निया जैसे मैंने बोला है ये प्रॉब्लम है स्पीच में, इसको प्रॉब्लम हो रही है। और डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, ये एक और डिसऑर्डर है जो कि FFI में रिपोर्टेड है। Last disease is known as Alpers syndrome, and this particular disease, Alpers syndrome, इस वाले केस में there is a increased muscle tone। मसल टोन का मतलब मेरे पास क्या है कि आमतौर पे जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, उनकी शेप वो हमारे एक्सरसाइज के साथ रिलेट कर रही होती है। लेकिन अगर एक मसल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाए, दैट इज़ एन एब्नॉर्मेलिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इंक्रीज्ड मसल टोन। इसके अलावा सीजर्स मीन्स दौरे पड़ते हैं उसको। ये दौरे जो हैं वो नॉर्मली ब्रेन के लेवल पे चल रहे होते हैं। और इसकी जो अगेन सबसे बड़ी बुरी चीज़ है वो ही डिमेंशिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ गिवन इन योर बुक रिगार्डिंग द प्रियॉन्स। अब हम देखते हैं कि इसकी एक और मॉडिफिकेशन है वायरस की, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज वायरॉइड। आज देखते हैं व्हाट आर बेसिकली वायरॉइड्स एंड व्हाट harms they can cause to humans and other form of life, for example plants and animals. So let's go there. Yes, my dear students, now we want to discuss the viroids. Viroids are definitely more simpler than viruses, जैसा कि हमारे प्रायॉन्स थे या प्रियॉन्स थे, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे जो प्रियॉन्स थे वो खालिस प्रोटीन के बने हुए थे, उनमें DNA RNA नहीं था। और जो हमारे वायरॉइड्स हैं इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है, नो प्रोटीन कोट एट ऑल। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वायरॉइड में प्रोटीन्स नहीं होती और प्रियॉन्स में RNA या DNA नहीं होता, राइट। लिखा भी हुआ मैंने आप लोगों के लिए कि देयर इज नो प्रोटीन कोट एट ऑल। If you want to observe their size, the size is from 20 nanometer to 250 nanometer with a huge diversity in the form and shape as well. ये बहुत से डिजीजेस कॉज करते हैं। मिसाल के तौर पे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। लुक एट दीज पर्टिकुलर इमेजेस। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो पोटैटो है वो बिल्कुल नॉर्मल गोल शेप का नहीं है, बल्कि वो लंबूतरा सा हो गया है। तो जिस डिजीज में पोटैटो लंबूतरा सा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दिस पर्टिकुलर डिजीज इज यू कैन से को-अकरिंग और यू कैन से प्लांट्स में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो यू कैन सी दीज आर टोमेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो अब जो टोमेटो है वो भी गोल नहीं रहा, बल्कि वो अजीब व गरीब सा लंबा सा लंबूतरा सा हो गया है। तो जिस डिजीज में ये होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटैटो और टोमेटो स्पिंडल डिजीज, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा नाउ लुक एट दिस वेरी इमेज। यहाँ पे आप लोगों को यही वाला प्रॉब्लम खीरे के साथ भी नजर आ रहा है कि आपका जो खीरे का नॉर्मल कलर है इट शुड बी ग्रीन, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे इसके ऊपर पीले पीले से अजीबोगरीब किस्म के दाग बन गए हैं। और इस पर्टिकुलर खीरे की जो स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है, वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी क्या डेवलप हो गए, अजीबोगरीब किस्म के ब्लिस्टर्स या यू कैन से इनोशंस डेवलप हो गई हैं।
तो ये डिजीज़ कहलाती है कुकम्बर पेल फ्रूट डिजीज़। फिर इसके अलावा सिट्रोएक्सोकॉर्टिस डिजीज़, सिट्रोएक्सोकॉर्टिस डिजीज़, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उनकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ इज सिट्रोएक्सोकॉर्टिस डिजीज़। दिस एक्सोकॉर्टिस डिजीज़ इट इज़ कॉमन विद द सिट्रस फैमिली। तो आपको इस पर्टिकुलर जगह पर भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमारे जो सिट्रस फ्रूट हैं वो भी एबनॉर्मल अपीयरेंस का शिकार हो गए हैं। Same is the case with Kdang disease of the coconuts. Look at this particular abnormality. यहाँ पे भी आपको बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, आप देखते ही बता सकते हैं कि कम से कम ये वाला कोकोनट नॉर्मल नहीं है and it should not be ingested. Same is the case with the abnormalities in the appearance and shape of the apples. Look at this, and shape and appearance of the peaches. Look at this particular image. तो ये सारे इमेज आपको बता रहे हैं कि ये वाले जो एप्पल्स हैं और ये वाले जो पीचेस हैं, कोकोनट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, दे शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए इन डिजीज़ का कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा और नाजायज़ मुनाफा कमाना जानते हैं, और हमारे इसी एक्ट की वजह से हमारी पॉपुलेशन में जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल और फ़हम और शऊर अता फरमाए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंसानों में कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका पॉजिटिव एजेंट वायरॉइड है? तो आंसर इज यस, हेपेटाइटिस डी वायरस। और हेपेटाइटिस डी वायरस को हम लोगों ने हेपेटाइटिस में बॉडी डिस्कस कर रखा है। इसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस नहीं है बल्कि वायरॉइड है, दैट इज जस्ट अ आरएनए पीस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा डिटेल से इस पोटैटो स्पिंडल डिसऑर्डर की बात करें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो फ्यू हंड्रेड बेस पेयर्स पे मुश्तमिल होता है, और इट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। वो लिख देता मैंने आपको कि प्रोटीन तो यहाँ होती नहीं, बल्कि इसका जो आरएनए है वो आरएनए कौन सा वाला जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 2। किसलिए इस्तेमाल होता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 से हम बनाते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बनवाते हैं हम लोग? मैसेंजर आरएनए। तो क्या करेगा ये हमारी उस मशीन को जाके काबू कर लेगा, हमारी इस मशीन को डोमिनेट कर लेगा, उसका मास्टर बन जाएगा, हमारी मशीन उसका स्लेव बन जाएगी। तो बजाय इसके कि आरएनए पॉलीमरेज 2 मेरी बॉडी के लिए नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनाए, वो इस पर्टिकुलर डिजीज मींस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर की बात हो रही है, वो इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के तहत बहुत स्पीड के साथ वायरस का आरएनए बनाना शुरू कर देता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे नॉर्मल केसेस में लीनियर ऑर्डर में, लीनियर फैशन में क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, जिसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। लेकिन जब ये वाला वायरॉइड आके किसी भी प्लांट के, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर आके अटैक करता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज 2 को ऑक्यूपाई करता है, और उससे लीनियर यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन की बजाय रोलिंग सर्कल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, और उसके रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट में आरएनए प्रोड्यूस होता है, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे राइबोजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेल्फ लिविंग का बायस बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के अख्ताम पे हमेशा यही बात करता हूँ कि दुआ करें कि हम अच्छे इंसान बने, हम इंसानियत में बीमारियों को फैलाने वाले ना हों, बल्कि हम इंसानों में बीमारियों को रोकने वाले बन सकते हों। और इस पर्पस के लिए हमें डिजीज़ को डे बाय डे स्टडी करना है, उन पर रिसर्च करनी है, उनके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स को टेस्ट करना है। तो शायद आप, हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं रिसर्च के ऊपर फर्दर रिसर्च करके कुछ ऐसा ढूंढने में कामयाब हो जाएं जो इस इंसानियत को बदनती के बावजूद बीमारियों से बचा ले। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।